नीलम, आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है? पैसे कमाना। नहीं, नहीं, पैसे तो लोग कमा सकते हैं। एक अच्छा जॉब ढूंढना। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन डिग्री आपने हासिल की तो मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन जिसे मैं कह सकता हूँ वो काम है, वो कौन सा काम है? तुम्हें किसी चीज़ के लिए मनवाना। नहीं, ये तो बहुत आसान है बल्कि। और कुछ? आज के समाज को, दौर को, घर को देखते हुए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना। ये भी मुश्किल है। चलो ठीक है, हार मान लो। मैं बताता हूँ आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, पता है? क्या है? बच्चों को पालना, पोसना, बड़ा करना और एक नेक औलाद बनाकर दुनिया के सामने पेश करना। ये तो बिल्कुल ठीक कहा साजिद कि बच्चों को बड़ा करना, उन्हें सही तरह की अपब्रिंगिंग देना, उन्हें दोनों तालीम देना, दुनिया की और दीन की। इट्स रियली डिफिकल्ट। और आज का माहौल ऐसा है, अगर आपने घर में सही से कोशिश नहीं की तो आपका बच्चा सही नहीं निकलेगा, क्योंकि हालात इस तरह से खराब हो चुके हैं, पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल भी है, और बाहर का इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया, सीरीज, ये देखकर बच्चे कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल, और ना जाने किससे मिल रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में। मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है। तो क्यों ना इस पे हम लोग बात कर लिया जाए। इस पे बात कर लिया जाए। और आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोफेसर साहब, आप भी मानते हैं कि बच्चों को आज के दौर में सही तरह से बड़ा करना डिफिकल्ट है? क्योंकि पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बेस्ट मॉरल वैल्यूज़ दें, उनके अखलाक बेहतर हो, उन्हें अच्छे से वो गाइड करे। लेकिन आज के बच्चे इमोशनल चीज़ों में बिलीव करते ही नहीं है, उन्हें सिर्फ लॉजिक चाहिए। हर बात में वो लॉजिक ढूंढते हैं। तो वो प्रैक्टिकल के साथ चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए बात। सवाल बहुत ही मुनासिब है और बहुत ही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चाहा यही जाता है कि इंसान जब दुनिया से जाए तो अपने से बेहतर औलाद छोड़ के जाए। होना यही चाहिए ताकि समाज तरक्की करता रहे और आगे जाए, उसमें बड़ा इजाफा हो। जी, तो ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन असल में गलती यहाँ से शुरू होती है, जो बुनियादी बात है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारा बेटा है वो हम हैं। किसी हद तक सही भी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ हमारा बेटा नहीं है, वो हमारी बीवी का भी बेटा है, जिसको कुरान ने इशारा भी किया है सूरह इंसान में या सूरह हलता में कि उसमें कहा है वखलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिक्स्ड नुतफ़े से पैदा किया, जिसके अंदर बाप और माँ दोनों की क्वालिटीज़ उसके अंदर आती हैं। तो और उसको क्वालिटीज़ दे दी, सुनने की, देखने की, जिनसे कुछ इंसान लर्न करता है, सीखता है। तो पहले तो जो आदमी तरबियत करने जा रहा है या अपब्रिंगिंग बच्चे की कर रहा है, वो ये समझ ले, आमतौर पर मशहूर यही है कि हम माँ बाप या पर्टिकुलरली बाप जो नहीं बन पाया, ख़ुद वो चाहता बेटा बन जाए। जी, मैंने बड़ी कोशिश की और मेडिकल साइंस में मैं कामयाब नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बन पाया, अब मेरा लड़का बन जाए डॉक्टर बन जाए। उसमें ढूंढी जाती है। हाँ, उसमें ढूंढी जाती है। अच्छा, आज हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस मामले में है। एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लीजिए अगर आपको देखना हो। तो जब गलत जगह पर आदमी जाता है तो फ्लॉप होता है नेचुरल। देखिए हज़रत अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि उनके हम सामने जो करबला की प्लानिंग थी और आप चाहते थे, उसके पेश नज़र आपको एक आपका बेटा और सजा ना हो, जांबाज ना हो, तो मगर उस वक्त भी आपने एक ऐसी माँ की तलाश की जिसका कबीला शुजा हो, जो वहाँ से ऊपर से नीचे तक शुजा कबीला आ रहा हो। जी, तो जनाब उम्मुल बनीन से आपका अक़्द हुआ, या वाक़यात आप सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब है, देखिए ह्यूमन बीइंग में और जानवरों में या प्लांट्स में एक फ़र्क है, जिसमें आप देखिए एक तो सब में हेरिडिटरी इफ़ेक्ट होता है कि उसकी नस्ली असरात जिसे हम कहेंगे, नस्ल क्या है, बाप के माँ, अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ दिया होता है। ये नहीं है कि ये बहुत ऊंचे हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, नहीं, किसी के अंदर ब्रेवरी होती है, किसी के अंदर जनरसिटी, शजाअत, यानी सखावत होती है, खानदानी चीज़ें आती हैं, कुछ खानदानी चीज़, खानदानी बीमारियां आती हैं। चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, अब कभी किसी होम्योपैथ के चक्कर में पड़ जाइए तो मुसीबत खड़ी कर देता है। दादा को तो नहीं था, दादी को तो नहीं था, नाना। तो इसका मतलब है क्वालिटीज़। तो एक तो इंसान के ऊपर हेरिडिटरी इफेक्ट होता है, नस्ली असर होता है। अच्छा, दूसरा नस्ली असर के साथ फिर जो आपने कहा माहौल की बात, जो अभी आप लोग कर रहे थे कि ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है, माहौल यानी वो भी असर डालता है। जो आदमी आज से 500 साल पहले पैदा हुआ था, उसकी अप्रोच कुछ और थी और आज की अप्रोच कुछ और होती है। ये
फिर उसकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, और ये शायद जानवरों वगैरह में नहीं होते, और या प्लांट्स में, उनमें वही होगा कि हेरिडिटरी इफेक्ट होगा और माहौल, इन्वायरमेंट क्या है। आप प्लांट्स में देखिए, आप आम लगाइए, और जो आम मान लीजिए जहाँ पर जिस इलाके में पैदा होता है उसको आप जा कर के दुबई में आम लगा दीजिए, लाख आप सिंचाई कर दीजिए, वैसा आम नहीं पैदा होगा। तो ये तीनों चीज़ों से मिल के बनता है। तो ये मान के चलना है कि जिस आदमी को हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसकी तरबियत करने जा रहे हैं, पहले बुनियादी तौर पर उसको देख लें। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर किस्सों में है, वाक़यात में, कि किसी ने कहा कि बच्चे की तरबियत कब से शुरू करें, अपब्रिंगिंग कब से करें। और हो जाए कि मौला कहेंगे कि 3-4 साल का हो जाए, 5 जाए। हमारे यहाँ देखिए बिस्मिल्लाह 5 साल पर हो जाए तो बिस्मिल्लाह करवाई जाए। अब तो हालांकि बच्चे 2.5-3 साल में ही स्कूलों में जाने लगते हैं। ये होता था। छठे इमाम ने फरमाया उसकी पैदाइश से 18 साल पहले। हमारी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी 18 साल पहले। और वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया पूछने वाला। उसने कहा मौला भी तो पैदा नहीं हो आप कर। अरे क्या फरमाया, जिनको तरबियत करना है पहले उनकी तो हो जाए जी। तरबियत करने वाले ही क्वालिफाइड नहीं है, वही नहीं जानते, वो तरबियत क्या करेंगे। यानी माँ बाप को खुद भी वो पहला मॉडल वही होते हैं बुनियादी तौर पर। एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है आज के दौर में कि जनरेशन गैप हो चुका है, 20 साल का तकरीबन फ़र्क रहता है। लेकिन जो 20 साल पहले हमारे वालिदैन किए होते हैं वो उसी तरीके से अपने बच्चों को वो ढालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले का एक तरीका जो हम लोग देखते थे कि बच्चों को डांटा जाए, सख्त सज़ा दी जाए, मारा पीटा जाए, तो आज भी वही चीज़ बच्चों में डाली जा रही है और अपनाई जा रही है कि सही तरीके पे अगर आपको लाना है, डिसिप्लिन अगर आपको मनवाना है और एक रूल्स के साथ अगर चलना है, तो बच्चों को मारना, पीटना या तंज करना या कंपेयर करना ये एक तरीका कारगर साबित हो सकता है। ये ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन जनरेशन गैप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी। वो असल में जनरेशन गैप तो शायद हमेशा था। यानी हमारी बात है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही का कौल बहुत नकल किया जाता है, जो शायद नहजुल बलागा में है भी, कि अपने बच्चों पर अपनी छाप न डालो। यानी अपना लेबल नहीं लगाओ कि जैसे तुम हो, क्योंकि वो एक ऐसे ज़माने के लिए बनाए गए, क्रिएट किए गए जो तुम्हारा अपना नहीं है। यानी तुम्हारा ज़माना और है और आज के बच्चों का। मेरा हाल ये होता है कि मैं अपने मोबाइल में, मुझे काम करना ही पड़ता है, क्लासेस लेने पड़ते हैं ऑनलाइन ये, लेकिन जब कोई परेशानी होती है तो मैं किसी यंगस्टर को पकड़ लेता हूँ, किसी जवान, चाहे अपने स्टूडेंट्स में चाहे घर में, कि भाई इसको यूँ से यूँ कर दो, भाई 1 मिनट के अंदर वो सब सही कर देता है। अभी मुझे होगा तो मैंने एक ज़माने में जब क्लास शुरू करता था तो मैंने पूरे स्टेप लिख लिए थे। सबसे पहले मैं ये करूँगा, नंबर 2 पर फिर ये करूँगा, नंबर 3 के ऊपर वो मैं स्टूडेंट को रखता हूँ किसी को, वो गूगल मीट से मुझे भेजता है, मैं उसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद वो मेरी ज्वाइनिंग में कितनी मरतबा ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने माइक नहीं ऑन किया अपना, बाकी सबके तो उसने बंद कर रखे, फिर अब वो उसका कॉल आ रही, फ़ोन आ रही कि सर आपका माइक ऑफ है हम बोल रहे हैं। तो कहना ये ना कि ये जनरेशन गैप। अब ये बच्चे जब अपने बच्चों की ट्रेनिंग करने लगेंगे तो शायद ज़माना कुछ और होगा, है ना। तो ये बात तो हमेशा रही है, मगर इसका रियलाइजेशन उसे खुद करना पड़ेगा। जो आदमी है, तरबियत करने वाला है, वो समझ जाए। देखिए, माँ बाप हों या जो माहौल हो जिसमें चचा भी है, मामू खालू जो भी हो लोग हों, तरबियत करने वाले, उनके यहाँ ये कम से कम उनको जानना चाहिए कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसमें हम डायरेक्शन देंगे। देयर आर सर्टेन बेसिक वैल्यूज़, और बहुत अब जैसे बेसिक वैल्यूज़ है, ईमान है, परहेजगारी होनी चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, मसलन नमाज की तरफ ताकीद करें कि नमाज पढ़ो शुरू से। अभी एक आदमी 25 साल तक उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, अब वो चाहते हैं कि वो नमाजी और दीनदार हो जाए। तो यानी जिन घरों में अब देखें, कम से कम जैसे जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, हमें कभी नहीं बताना पड़ता बच्चे को कि मातम करो, वो शुरू से देखता रहता मातम करना, मजलिस चलो, ये नहीं बताना पड़ता। इसको उसने अपने माहौल से हासिल कर लिया है, सीख लिया है। तो इसलिए आप जो बेसिक्स हैं उसको दे दीजिए। अब उसके बाद वो आगे कैसे, जैसे मैं कहूँ आपको, अपने व्यूअर्स को भी शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगे और मुझे भी, जब मैं मैथ्स पढ़ता, वो देहात का स्कूल था, मेरा होम टाउन जायज़ था, और वो उस ज़माने में तो डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में था, बरल वो बड़ी बस्ती थी, और आज भी उसमें कम से कम 60-70 हज़ार लोग रहते हैं, बड़ा टाउन है। तो उसमें मैं रहता था, तो अब स्कूल में पढ़ाई होती थी तो 2 का पहाड़ा,
2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये चलता था। अगर हम अपने व्यूअर से बताएं कि मैं उल्टा पहाड़ा भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मैंने 19 दहम इतना, 19 नवैया इतना, 19 सीरियसली पढ़ सकते हैं? हाँ, आज के दौर में ऐसा नहीं है। अच्छा, यूं भी पढ़ सकता हूँ कि उसने पूछा कैसे थे 63, तो मैं कह दूंगा 9 सते 63, कैठे 72, यूं मतलब ये इस तरह का। अच्छा, ये तो ये था। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। अब ट्रेनिंग शुरू हुई 1 अध्याय, आधा 2 अध्याय, 1, 3 अध्याय, 1.5, 4 अध्याय, 2, यानी हाफ तो आप करें। कैलकुलेटर तो है नहीं, आपके पास मोबाइल नहीं है आपको। अच्छा, ये और अगर कोई गिनना चाहे कि उन्होंने कहा कि 13 9 जोड़ो और उंगली आप चला दें तो वो छड़ी मार देगा अभी। यानी ये मेंटल होना चाहिए पूरा। मेंटल कैलकुलेशन आप उंगली नहीं पकड़ सकते। फिर अध्याय के बाद पौन, यानी 3 4 की टेबल शुरू होती थी। 1 पौने पौन, 2 पौने 1.5, 3 पौने सवा 2, 4 पौने 3, यानी आज तक याद है जी। उसके बाद पौन के बाद सवैया चलता था। 1 सवा सवा 2 सवैये 2.5। और अब हम लोगों को याद नहीं है इस तरीके नहीं से। आप किया भी नहीं हम लोगों ने ऐसा। नहीं, आपको जरूरत नहीं थी। यानी अब अगर हम अपने बच्चों को पकड़ के बैठ जाएं, चलो ढेउचा भी होता था, 2.5 2.5 चलता था। 1 2.5 2.5 2 2.5 5 3 2.5 7.5, ये सब जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। आज हमें ज़रूरत ही नहीं है। जितनी बड़ा सा कैलकुलेशन भी होगा अभी वो डालेगा, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, तो वाई टू वेस्ट द टाइम देयर। कोई और बड़ी काम चीज़ करो, वो आगे बढ़ो, आगे करो। ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि मैं एक अलग ज़माने का आदमी था, अब मेरे बाद जो लोग आए ये अलग ज़माने के आदमी हैं, और मैं उनके बाद जो आएंगे वो अलग ज़माने के लोग होंगे। तो मीन्स के ऊपर अगर थोड़ी सी नज़र और हालात के ऊपर हो जाए तो शायद तरबियत हो जाए। सेम तरीका नहीं होना नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता, वरना आप उसे कुचल देंगे। एग्जैक्टली। बट प्रोफेसर साहब, ये भी कहा जाता है, एक बहुत ही मशहूर हदीस है जिसका हवाला भी दिया जाता है कि जब तक बच्चे 7 साल के हो उन्हें कुछ नहीं कहना, 7 साल के बाद आप उन्हें मार सकते हैं, और फिर जब वो 14 साल के हो जाए तो वो राजा है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और इस बात को लोग एक्चुअली समझ नहीं पाते कि वो हदीस का मफहूम क्या है। तो वो वेट करते हैं, 7 साल तक बच्चों को छूट देते हैं, जो करना है करने देते हैं, और 7 साल के बाद फिर उनकी पिटाई होती है। देखिए, वो भी बात है, किसी चीज़ को किसी लिटरली समझने की कोशिश करना भी ख़तरनाक होता है। इसमें लतीफ़ा भी है। हमारे एक शादी में एक दोस्त थे, उनका मतलब आज तक लोग मजाक में उड़ाते हैं। वो बच्चे से हमने कह रहे थे, वो 7 साल में शायद 2 दिन बाकी थे। पेशाब करने के लिए वो पेशाब कर ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो बिस्तर खराब हो जाए। 2 दिन बाद आपको बताएंगे। तो कह रहे थे कि 2 दिन हो जाने दो फिर बताता हूँ तुमको। तो 6ठे इमाम की हदीस है, अल वलद सय्यदुन सब सिनीन। बेटा, बच्चा जो है वो सही सरदार होता है 7 साल तक। व अब्दुन सब सिनीन, और उसकी हैसियत ग़ुलाम की होती है 7 साल से 14 साल तक। और फिर उस होता है कि वज़ीर सब सिनीन, और 14 का हो जाए तो वज़ीर है, यानी तुम्हारा एडवाइज़र है। उसकी राय लो, मशवरा करो, जहाँ वो ठीक कह रहा हो उसको अप्रूव करो, नहीं बताओ कि इसमें क्या चीज़ है, ताकि जब 21 साल का हो तो एक परफेक्ट इंसान की हैसियत से फिट है अपने माहौल के एतबार से। ये एक पैरामीटर बनाया गया है। अब ये 7 एक एवरेज वो है कि जो बच्चा पैदा होता है, हो सकता है ये भी मैं आजकल आपसे कहूँ, मुझे तो बाज़ औक़ात हैरत होती है, जो बच्चे आज के दौर में होते हैं जितनी ज़हानत की बातें करते हैं उतनी हम तो नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मतलब वो एक्स्ट्रा चिप के साथ आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2-2 साल के बच्चे फ़ोन चला लेते हैं। वो मेरा नवासा है माशाल्लाह, वो आया हुआ था, उसने क्या किया, उसको एक शौक़ था, वो चीज़ 4-5 साल का है, वो चीज़ छिपा दे, और अब भूल भी गया कभी। अब उसको डाटा वाटा, मेरा चश्मा, यही चश्मा मिल नहीं रहा था, तो क्यों कह रहा है कि कभी कभी गलती हो जाती है आदमी से। चल खैर, उसके बाद उनकी नानी का चश्मा जाने के बाद पता नहीं कहीं रख के भूल गई, तो मैंने उससे वॉइस मैसेज किया। हमने कहा तुम ड्रीम में आए थे और तुम उनका चश्मा छिपा गए, तो अम्मा का वो मिल नहीं रहा। तो अब जवाब उसका ये आ रहा है कि ड्रीम में कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता, ड्रीम यूं ही होता है, जब जागो तो वो नहीं होता। मैं आप लोगों से 50 बार कह चुका हूँ कि अब मैं लखनऊ में नहीं हूँ। तो कहना ये है कि शायद हम लोग ऐसी ज़हानत की बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो कहा जा रहा है ना कि गैर ज़माना के लिए पैदा किया गया, उनको डेवलप किया गया। आप
खाली उसको गाइडेंस देते रहें कि क्या होगा। जैसे कभी कभी आप देखें तो साइकिल हम लोगों को सिखाई जाती थी, तो पीछे बैठ गया कैरियर पर एक आदमी और हम पैडल मार रहे हैं, तो वो पीछे से बोलता रहता था हैंडल सीधी करो, पैडल मारो, ब्रेक लेना, बैलेंस करो, जी, ना, मगर छोड़ उसी पर देता था, गाइड करता और आखिर में कभी कभी ये भी होता था कि खुद बैठता ही नहीं था, अब हम अकेले चले जा रहे हैं, उसके अंदर बाद में एहसास हुआ कि पीछे कोई नहीं है। तो वैसी ही जिंदगी का एक उसूल होना चाहिए, यानी वो 7 साल तक उसमें बेजा जिद का मादा होगा, गलती करेगा तो उससे, क्योंकि देखिए कोई आदमी तरबियत करना चाहे उसका सबसे बड़ा पिलर मोहब्बत है, लव, इसके बगैर नहीं हो सकती तरबियत। इसीलिए बच्चे को तरबियत की पहले सिलसिले में बाप के बजाय माँ के सुपुर्द किया गया है कि उसको मोहब्बत से वो झेल सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। अब उसके बाद फिर ये होता है कि उसको पक्का होना है, अब 7 साल का हो गया तो उसे मोल्ड करना है, वरना फिर इसी किस्म का ज़िद्दी होगा। जैसे हमारे यहाँ हम लोग ये कहते हैं अक्सर, आपसे भी कहेंगे, उनसे भी कहेंगे, कभी कभी बच्चों की सारी बातों को पूरा भी नहीं करना चाहिए, यानी उनको बावर कराना चाहिए कि बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी हो जाती हैं, बहुत सी नहीं, ताकि घंटों रोते हैं, घंटों नहीं, मतलब ये हो गया, और उनको जैसे जैसे बड़े हों ये बावर कराइए कि दुनिया सारी आरज़ुओं के पूरी होने की जगह ही नहीं, इंशाल्लाह जन्नत में होंगी, कुछ हो जाती कुछ नहीं होती। बिल्कुल ठीक, ये है ना, ये वो उनका कहीं, ताकि वो शॉक्ड ना हो जाए जब उनको, चाहे आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, मगर कभी कभी आपको ये एहसास होना चाहिए, उसका दिमाग ऐसा ना हो जाए कि हम तो जो चाहते हैं वो जाता है। तो 7 साल के बाद उसको वो एक यानी डिसिप्लिन में लाना, एक उसका पिलर है तरबियत में कि लव होना चाहिए, दूसरी नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए उसकी ज़िंदगी में। मगर आप 4 साल से उसको नज़्म व ज़ब्त न सिखाएं, जब वो मेच्योरिटी की एज में आ रहा है तो बताएं कि भाई ऐसे तुम्हें जूते, तुम आए हो तो कहाँ रखोगे, मोजा कहाँ रखोगे, मगर उसके लिए डंडे की ज़रूरत नहीं है, सलीका सिखाना है। नहीं, पर ऐसा होता है ना कि बिना मारे कुछ बच्चे सीखते भी नहीं है, या डांटे बगैर कुछ लोगों को मतलब डर से ही सीखते हैं, ऐसा एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है किसी हद तक अगर ज़रूरत पड़े। यानी देखिए ना कि एक सलूशन है हमारे यहाँ, जैसे जो लोग जराइम करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको भी कोर्ट ये नहीं होता कि हर क्रिमिनल को हैंग कर दे, किस तरह का वो आदमी है, कितनी बार उसने किया, क्या इसको रिपीट कर रहा है, क्या मान नहीं रहा है, ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब जा करके होगा। तो इसलिए वो तो देखना पड़ता है हमें कि क्या पोजीशन है। अब फिर वो 14 साल का हो गया तो बालिग होने के करीब है, यानी जो, और इस उम्र में कंपेयर किया जाता है बच्चों को कि फला के बच्चे को देखो, उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। ये एक बात चीज़ है, ये भी गलती वालिदैन की होगी, हो सकता है हमने भी की हो और कोई दूसरा भी करे, ये नहीं, क्योंकि देखिए हर आदमी एक अलग दुनिया रखता है। ये कोई आदमी किसी ब्रेन को लेके आया, अब वो लड़का, आप भाई से भाई को कंपेयर करें वो भी गलत है, बहन से बहन को कंपेयर करेंगे वो भी गलत, क्योंकि फिर वो साइकोलॉजिकली बीट हो जाता है, उसे लगता है। अच्छा आप बताइए कि 40 आदमी एक क्लास में बैठे हों, 40 आदमी टॉप कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। या इतने लोग दौड़ रहे हैं, रेस में हम भी दौड़े, कहा जाता है कि रेस में जीतना शर्त नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शर्त होती है कि दौड़े, हमारी जितनी सलाहियत थी हमने उतना किया। अब बताएं, हमने आइंस्टाइन के लिए पढ़ा है, हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते सिवाय मैथ्स के, और मैथ्स में अपने टीचर्स के लिए दिमाग उनका बेचारों का ख़राब हो जाता था, जैसी बात आइंस्टाइन करते थे। तो कहना ये ना कि अलग अलग लोगों को अल्लाह ताला ने अलग सलाहियतें दे रखी हैं, आप ये मान के चलिए, आप जितनी उसकी सलाहियत है उसके एतबार से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको डेवलप कर दीजिए आप, बाकी आप जिम्मेदार नहीं। लेकिन ये जो आपने बताया है कि सलाहियत को डेवलप करना या सलाहियत को जज करना, शायद ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है बच्चे के अंदर परखना। वही मैंने कहा, जो कहा था ना कि 18 साल पहले तरबियत शुरू, पहले उसकी सलाहियत पहचानी है कि सलाहियत है क्या, जैसे आज के दौर में तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये सब होता है, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना, जो आदमी तरबियत कर रहा है वो जान भी ले कि हमारे बच्चे का मिजाज क्या है। मान लीजिए बहुत से बच्चे शुरू से देखिए आजकल वो कलम लिए हुए और तस्वीरें बना रहे हैं, वो 4 साल और 5 साल के बच्चे ऐसी डिज़ाइन बना देते हैं। हमने तो पूरी ज़िंदगी अपने 8वें दर्जे तक साड़ी का बॉर्डर बना करके इम्तिहान पास किया, साड़ी का किनारा जिसे किनारा जी वो पास किया। हमने बायोलॉजी इसीलिए नहीं पढ़ी कि डायग्राम कौन बनाएगा। अब हमारे जैसे आदमी को कोई डेवलप करना चाहे कि इनको पिकासो का शागिर्द बना दें तो कैसे होगा भाई, ये तो नहीं हो सकता। मुश्किल है। अब ये भी होता है कि हम बच्चों को बचपन से ही बोलना शुरू कर देते हैं, आपको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, आपको बड़ा होकर इंजीनियर बनना है। ये गलत। असल में मेरे एक दोस्त है मुजाहिद काज़मी साहब, दिल्ली में, अब तो उनकी लड़की की शादी वादी होगी माशाल्लाह, वो कुवैत में है ये। तो वो कहने लगे कि जब मैं गया, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, आर के पुरम दिल्ली में,
तो क्या प्रिंसिपल ने हमसे पूछा कि आप हमारे स्कूल में, स्टैंडर्ड स्कूल था, बच्ची को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बच्ची का एडमिशन क्यों करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि शी शुड बिकम अ गुड सिटीजन। तो प्रिंसिपल खड़ी हो गई, कहा मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। फिर मेरी पूरी लाइफ में आज तक कोई आदमी आया ही नहीं ये कहने के लिए कि मैं इंसान बनाना चाहता हूँ बच्चे को या एक अच्छा सिटीजन। जो आता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई पता नहीं क्या क्या, कोई IAS पे जाना चाहता है। तो कह ले मैं आपको उसने कहा मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप पहले कैसी सोच है। बिल्कुल। तो यार यही कि आप उसको एक सही आदमी बनाइए, एक सही इंसान बनाइए, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अल्लाह ने जिसको पैदा किया किसी मकसद से पैदा किया, बेकार करता ही नहीं अल्लाह कुछ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, कि ऐसा लगता है कि अगर स्कूल में दाखिला करा दिया है बच्चे का, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, तो सारी चीज़ें वो वहीं से सीखेगा, मोरल वैल्यूज़ है या अखलाक है या कुछ भी सीखना है अगर बच्चे को सीखेगा। लेकिन हम लोगों की एक ये प्रॉब्लम है, हम लोग को लगता ही नहीं है कि घर भी एक स्कूल है, शुरुआत यहाँ से होगी। नहीं, ये बिल्कुल आपका की सही अप्रोच है। देखिए वो उनके पास, हर आदमी के पास एक सिलेबस है, क्योंकि वहाँ पे 6, 7, 8 घंटा रहता है, लेकिन घर पे वो ज़्यादा मतलब अब मैं लड़का बैठा उसमें, वो देखिए वो उसको जो सिखाया जाएगा वो आमतौर पर कि अपने जो फेलोज हैं, क्लास के हैं, इनसे कैसे वो बिहेव करेगा, कुछ से दोस्ती होगी, कभी टकराव हो गया तो टीचर उसको सेटल करेगा, बैठना, डिसिप्लिन, बहुत सी चीज़ें, प्रेयर होगी, डिसिप्लिन होगी, छुट्टी हुई है घर आओ, ये चीज़ है। लेकिन ज़िंदगी में अगर मान लीजिए आप, ये कितने घंटे में होगा, 6 घंटे 7 घंटे, बाकी तो जो 24 घंटे -7 कर दीजिए, वो भी छुट्टियां निकाल दीजिए, शायद 200 दिनों से या 250 दिनों से ज़्यादा क्लास नहीं होता साल में, तो बाकी संडे होगा ये। तो जो मॉडल है बुनियादी तौर पर माँ और बाप मॉडल होते हैं कि वो अब आप बताइए कि हम तो बार बार जो फ़ोन आता है झूठ बोलते रहते हैं फ़ोन पर, हेलो हाँ वो आज, हम तो कितने ऐसे लोगों को देखते हैं झूठ उनके दिमाग में इस तरह सरायत कर जाता है, उनकी कोई पर्सनालिटी में। मेरे साथ ड्राइवर बैठा हुआ है और वो, मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी मसलन, और वो किसी से कह रहा है कि मैं फला जगह हूँ। अरे अच्छा, इसमें कह देने में क्या हर्ज है कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और फला जगह से फला जगह जा रहा हूँ। तो अच्छा ये सब झूठ चलते रहते हैं सब। आप बताइए, इतने झूठ को देखने के बाद, या जब कोई आता है तो हम कहलवा देते हैं कि नहीं है, जाओ कहो और कहीं गए बच्चे, अच्छा कह दिया उसने। जब उसने देख लिया कि झूठ एक वैल्यू है, मेरा बाप झूठ बोलता है और जो मेरे लिए एक रोल मॉडल है, तो फिर झूठ बोलने में कोई खराबी नहीं। अब मैं चाहता हूँ सच्चा हो जाए कि मुझसे झूठ बोल रहा है, अबे तुमसे क्या, तुम अल्लाह से झूठ बोल लो, वो तुमसे बोल रहा है तो क्या बुरा कर रहा है। तो इसलिए ये माँ बाप, अब माँ बाप मुस्तकिल लड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बस एक जन्नती माहौल वाला बच्चा तैयार हो जाए, एक दूसरे का लिहाज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे मिसबिहेव कर रहे हैं, हम अपनी माँ से मिसबिहेव कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे बुजुर्गों का ख्याल करें। तो ये बेस्ट बात ये कि वहाँ पर वो जो सीखेगा वो जाहिर जो एजुकेशन है, जो बाहरी एक्सटर्नल एजुकेशन है वो सीखेगा, इंटरनल डेवलपमेंट पर्सनालिटी का घर में होगा। एग्जैक्टली, वो सोशल लाइफ है, ये फैमिली लाइफ है। ये फैमिली लाइफ, और हर जगह हर का सर्किल अलग है, इस सर्किल में काम करे वो कि भाई क्या होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आई थिंक हम लोगों को इस पर काफ़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन हालात को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब आप बच्चों की तरबियत करने के बारे में सोचें, उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में सोचें, तो उनसे पहले अपने आप के बारे में सोचें कि क्या आप में वो क्वालिटीज़ है जो आप अपने बच्चों में चाहते हैं, और अगर नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई, पहले हम अपने आप को बेहतर बनाएं और फिर उन बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करें जो आगे जाकर हमारा माशरा बनेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।